हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल 2026 के मेंस पेपर के लिए प्रैक्टिस सीरीज। उस प्रैक्टिस सीरीज का नाम है आपका कंप्यूटर, क्योंकि ऑलरेडी डेट आपकी अनाउंसमेंट हो चुकी है और कंप्यूटर का जो सिलेबस है ब्रॉड सिलेबस है, जिसमें से आपके लेखपाल 2026 में आपके 15 मार्क्स का आपका सिलेबस यहाँ पे रखा गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका 21 मई का लेखपाल 2026 का पेपर की डेट अनाउंस ऑलरेडी हो चुकी है। तो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है कि कंप्यूटर के सिलेबस को आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन किया जाए। तो ध्यान रखना है, जो आपका आज हम पहला वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ध्यान रखना है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, और ये हमारा पहला वीडियो है। इंट्रोडक्शन कंप्यूटर के अंतर्गत आपकी जो भी आपकी ब्रीफ हिस्ट्री है कंप्यूटर की, उसके बारे में पढ़ाया गया है। इसके अंतर्गत आपके जितने भी आपकी जनरेशन है कि कंप्यूटर कौन सी जनरेशन का कब किस तरह से यूज़ हुआ है, उनका किस किस में आपका प्रयोग हुआ है, उनका वर्गीकरण का आधार क्या है, क्लासिफिकेशन का आधार क्या है कंप्यूटर में, और जितने भी आपके इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से संबंधित आपके PYQ हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हों, चाहे वो UPSSC एग्ज़ाम में पूछे गए हों या फिर UPPSC एग्ज़ाम में पूछे गए हों, उन सभी को इसके अंतर्गत आपका सम्मिलित किया गया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको ये सीरीज़ हमें कंटिन्यू करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये बेस्ट आप इसमें कर सकते हैं, और अपने व्यू प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन कर रखा है, सजेशन आप हमें दे सकते हैं, जिससे कि आगे हमें पता चल सके कि कंप्यूटर की सीरीज़ को कैरी ऑन करना है या फिर नहीं करना है, क्योंकि आपके बेहद 15 जो मार्क्स हैं आपके बेहद इम्पोर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन और है, वो भी सुन लीजिए। जो बच्चे आपके BPO में मेंस एग्ज़ाम में आपके क्वालिफाई हुए हैं, जिन बच्चों का मेंस आपका रिजल्ट अच्छा रहा है, क्वालिफाइड हुए हैं, उनकी DB की डेट ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुकी है। DB की जो डेट है आपकी बेसिकली आपका कब से है, तो आपकी 7 अप्रैल से लेकर ध्यान रखिएगा 6 मई यही डेट आपकी दे रखी है। और इसके अंतर्गत आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे ऑनलाइन, और ये डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड होंगे उसके लिए ऑलरेडी डिटेल में वीडियो मेंशन कर दिया जा चुका है। उसके बाद आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट करने हैं, कौन से आपके वहाँ पर दिखाने हैं, इस तरह के सभी कंसेप्ट को वहाँ पर बहुत ही ईजिली भाषा में आपका समझाया गया स्टेप टू स्टेप। तो वो बच्चे भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाइए जिनको अपना DB कराना है, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत जो कंसेप्ट आप क्लियर किए गए हैं वो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से हैं, कंप्यूटर की हिस्ट्री से किए गए हैं, जनरेशन कितनी है आपकी, क्लासिफिकेशन कितना है, PYQ कितने कितने, सभी को इसके अंतर्गत ऐड किया गया है। तो आप सबसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। अगर हमें ये कंप्यूटर की सीरीज़ को कंटिन्यू करना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन ज़रूर भेजिएगा, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है? कंप्यूट, कंप्यूटर, एनालॉग, डिजिटल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। जो आपका कंप्यूटर शब्द है जिसे हम यूज करते हैं वो किस शब्द से आपका बना है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से ये आपका बना है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपका कंप्यूटर है उसका सबसे पहले जिक्र कहाँ पर है, इसका प्रयोग किसने किया है? तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग एक व्यक्ति हैं रिचर्ड ब्रैथवेट। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। रिचर्ड ब्रैथवेट का नाम आपको लर्न करना ही करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। रिचर्ड ब्रैथवेट की एक पुस्तक है जिसका नाम है आपका द यंग मैन्स ग्लीनिंग्स। ये बुक का भी आप नाम लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है। UPPSC प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको लर्न करना भी बेहद इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपका अब आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट से मिलकर बना है आपका कंप्यूटर।
कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? वॉन न्यूमैन, J.S. किल्वी, चार्ल्स बेबेज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपका ये 2 बार लिखा हुआ है, उसको एक बार को आप कट कर दीजिए क्योंकि सिंपल नाम इनका क्या है, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का आविष्कारक कौन माना जाता है आपका? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3, चार्ल्स बेबेज। ध्यान रखना है, इंग्लिश में कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ध्यान रखना है, चार्ल्स बेबेज को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल समझ लीजिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए एक एक चीज़ आपको यहाँ पे लर्न करना बेहद इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जिन्होंने ये चीज़ बनाई थी वो बनाई थी आपकी 1822 ईस्वी में। एक क्या बनाया था इन्होंने, एक मशीन बनाई थी जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। ध्यान रखना है, डिफरेंस इंजन इनके द्वारा बनाई गई मशीन का नाम है, जिसके वो आधार बनी थी आपके कंप्यूटर का। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का आविष्कारक या फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी? विश्लेषक इंजन, अंकगणितीय इंजन, सार्डियन इंजन, छिद्रित कार्ड या इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि जो आपके चार्ल्स बेबेज हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर हैं, उनके द्वारा कौन सी मशीन आपकी बनाई गई थी। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके आएंगे, ध्यान रखना है। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर आपका 1, विश्लेषक इंजन इनके द्वारा बनाई गई मशीन का नाम है। इसको आप इंग्लिश में भी लर्न कर लीजिएगा, डिफरेंस इंजन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? डिफरेंस इंजन कहते हैं, जिनके द्वारा ये बनाई गई थी। कब बनाई गई थी ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। तो ये बनाई थी 1822 ईस्वी में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1, विश्लेषक इंजन या डिफरेंस इंजन। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? थॉमस अल्वा एडिसन, एडवर्ड टेलर, डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग, कार्ल बेंज या इनमें से कोई नहीं। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डायरेक्टली पूछा गया है कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होता है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसका आविष्कार किसके दौरान किया गया था, कब किया गया था, क्या नाम रखा गया था, ये चीज़ें आपके यहाँ पर आ सकती हैं। तो ध्यान रखना, डॉक्टर एल.एम. ट्यूरिंग ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपका जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस समय आपका बनाया था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। इसके अलावा और क्या रखना है, तो इनके द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम क्या रखा गया था, वो नाम भी आपको लर्न करना है। तो नाम उसका कॉलोसिस था। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2, डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग के द्वारा सेकंड वर्ल्ड वॉर में कॉलोस नामक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 3। 1968 में फ्रांसीसी गणितज्ञ की स्मृति में उसके नाम पर एक कंप्यूटर भाषा का नामकरण किया गया। चार्ल्स बेबेज, हार्मन हेरलोथ, जॉन वर्डन, ब्लेज पास्कल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, अगर कहीं पे भी क्वेश्चन इस तरह के आते हैं बेहद इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ पर 1968 की बात की जा रही है कि फ्रांसीसी गणितज्ञ के स्मृति में उनके नाम पर एक कंप्यूटर भाषा का नामकरण किया गया था, जिसका नाम है ऑप्शन नंबर आपका 4, ब्लेज पास्कल के नाम पर आपका किया गया है। ध्यान रखिएगा, आपकी एक लैंग्वेज होती है पास्कल, कंप्यूटर भाषा में पास्कल एक लैंग्वेज है कंप्यूटर फील्ड में। ये चीज़ आपको लर्न करनी है। और ये प्रेशर का आपका क्या होता है, प्रेशर का मात्रक भी होता है, लेकिन वो साइंस में है। लेकिन कंप्यूटर फील्ड में अगर पास्कल पूछा जाता है तो ये आपकी एक लैंग्वेज है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 5 जुलाई, 14 नवंबर, 3 नवंबर या फिर इनमें से कोई नहीं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन आपका कई बार आपका रिपीट हुआ है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रत्येक 2 दिसंबर को हम विश्व कंप्यूटर दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ध्यान रखना है, ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2016
MPPC 2007, RBI असिस्टेंट एग्ज़ाम 2013। कई बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, UPSSSI से भी पूछ लेती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। वह व्यक्ति जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है उसे हम क्या कहते हैं? उपभोगकर्ता, सूचना, अभियंता, वैज्ञानिक या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जो व्यक्ति कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर 1 उपभोगकर्ता, यानी कंज्यूमर कहलाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कभी कभी बेसिक चीज़ें भी आपकी पूछ ली जाती हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र यानी प्रोसेसिंग साइकिल में शामिल होते हैं इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट, सिस्टम, एप्लीकेशन, डाटा इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि जो आपका कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल होता है, क्या होता है आपका? प्रोसेसिंग चक्र होता है या प्रोसेसिंग साइकिल होता है, उसमें क्या क्या आपका शामिल होता है। तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ध्यान रखिएगा किस तरह से ये होता है। तो मान के चलिए कि ये आपका एक CPU है या कुछ भी मान के चलना है। इस तरह से आपकी यहाँ पर ये प्रोसेसिंग आपकी होती है, मतलब यहाँ से आपको इनपुट दिया जाता है कंप्यूटर को, यहाँ पर आपकी प्रोसेसिंग होती है, गणना वगैरह जो कुछ भी करना होता है वो घटित होती है। उसके बाद इसका रिजल्ट निकलता है, यानी आउटपुट आपका निकलता है। ये प्रोसीजर होता है आपके कंप्यूटर का, ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। कंप्यूटर किस माध्यम से आंकड़ों को ग्रेड करता है? आउटपुट, इनपुट, ऑप्शन 1 और 2 या फिर आकार। देखिए यहाँ पे बेसिक्स चीज़ें पूछी गई हैं आपसे कि कंप्यूटर किस माध्यम से जो डाटा होता है, आंकड़े होते हैं, उनको एक्सेप्ट करता है, ग्रेड करता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इनपुट। ध्यान रखना है डाटा की एग्जिट यानी इम्पोर्टेंट क्या है? ग्रेड करना। तो वो इन्फॉर्मेशन को टेक इन कैसे करता है? जो आप देते हैं उसे कोई भी डाटा, तो इन्फॉर्मेशन को टेक इन किस तरह के करेगा वो आपका? तो वो करेगा इनपुट के द्वारा। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया उसका रिजल्ट किस तरह से आपको प्राप्त होगा? तो रिजल्ट प्राप्त होगा आपको आउटपुट के फॉर्म में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कंप्यूटर की शक्ति मापी जाती है बिट, बाइनरी, डिजिट, वर्ड लेंथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। UPSSSI इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है, कई बार ये क्वेश्चन आपका आ चुका है कि कंप्यूटर की शक्ति किसमें मेजरमेंट की जाती है। आपकी क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है आपका। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4 वर्ड लेंथ में आपके कंप्यूटर की शक्ति को मेजरमेंट किया जाता है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डेटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, डेटा को स्टोरेज करना, टेक्स्ट को स्कैन करना या फिर इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है बेहद इम्पोर्टेंट है आपका। क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा गया है कि जो आपका कंप्यूटर है उसका बुनियादी काम नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4 टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। यहाँ पे जो बेसिक काम है आपको वो क्या क्या है? डेटा को स्वीकार करना, प्रोसेस करना है, इनपुट को स्वीकार करना है, डेटा को स्टोरेज करना है। जबकि ये आपका प्राइमरी कार्य नहीं है, ये आपका सेकेंडरी कार्य है। ये चीज़ को आपको लर्न करना है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। इनमें से सूचना के गुण हैं अर्थपूर्ण, यथार्थपूर्ण, संक्षिप्तता, सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। जो आपकी देखिए यहाँ पे जो सूचना होती है, क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा आपका सटीकता यानी उसकी प्रॉपर्टी है। जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है उसकी कौन कौन सी आपकी प्रॉपर्टी है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4 इनमें से सभी। क्योंकि देखिए जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है जो आप कंप्यूटर को देते हैं वो कैसी होनी चाहिए? आपकी मीनिंगफुल होनी चाहिए। जो आपको रिसीव हो रही है इन्फॉर्मेशन कैसी होगी? आपकी मीनिंगफुल होनी चाहिए, यथार्थपूर्ण होना चाहिए, एब्सोल्युटली ट्रू होनी चाहिए,
संक्षिप्त होनी चाहिए यानी शॉर्ट होनी चाहिए। कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, तीनों क्वालिटी होती हैं सूचना की, इन्फॉर्मेशन की। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। त्रुटि मुक्त यानी एरर फ्री गणना करने की क्षमता एक कंप्यूटर की विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है। गति, IQ, शुद्धता, क्षमता या फिर इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे बेहद बेसिक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। UPSSSC अक्सर करके इस तरह के क्वेश्चन पूछती है। क्या पूछ रही है कि जो आप कर रहे हैं, कोई भी डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं, वो त्रुटि मुक्त होनी चाहिए, एरर फ्री होनी चाहिए। इस क्षमता को कंप्यूटर की क्या विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, शुद्धता। सही आंसर क्या है आपका? शुद्धता है। आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए एरर फ्री करने के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। इसे हम क्या कहेंगे? एक्यूरेसी आपकी मेंशन की जाती है कि ये होना कंपलसरी है, आपकी एक्यूरेसी। अब हम बात करते हैं अदर ऑप्शंस की कि कुछ अच्छी क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए। कुछ चीज़ों को होना चाहिए जो कंप्यूटर की बेसिक्स चीज़ें होती हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, आपके कंप्यूटर जो अच्छा होगा उसकी हाई स्पीड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाई स्पीड होनी चाहिए। दूसरी है आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तीसरी जो है आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, स्टोरेज कैपेबिलिटी होनी चाहिए। यानी जब हम भी देखने जाते हैं कंप्यूटर को, सबसे पहले यही पूछते हैं कि सर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। दूसरी आपकी बहुमुखी प्रश्न वर्सेटिलिटी होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है ये भी। इस तरह के जो शब्द हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि वर्सेटाइल है या फिर नहीं है। दूसरा रिलेबल होना चाहिए, रिलेबिलिटी होनी चाहिए उस कंप्यूटर के अंतर्गत। ये एक एक पॉइंट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। ऑटोमेशन में भी होना चाहिए। ऑटोमेशन क्या होता है कि स्वचालन होता है आपका ऑटोमेशन। दूसरा है ये मोस्टली रिडेम्पशन ऑफ क्या करता है, रिडेम्पशन ऑफ पेपर वर्क करता है। रिडेम्पशन ऑफ पेपर वर्क यानी पेपर का काम कम से कम होना चाहिए। ये आपके एक अच्छे कंप्यूटर की क्वालिटी हैं, इनको आपको लर्न करना ज़रूरी है। क्या होना चाहिए? हाई स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी, वर्सेटिलिटी, रिलायबिलिटी और ऑटोमेशन। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। जो प्योरिटी होती है, एक्यूरेसी होती है आपकी, वो त्रुटि गणना करने की सबसे अच्छी क्षमता मानी जाती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर के संदर्भ में कंपेटिबिलिटी का अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन आपका देखिए इम्पोर्टेंट है और BPO में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जो एग्ज़ाम आपका 27 अप्रैल को हुआ था। जो भी बच्चे आपके 27 अप्रैल को एग्ज़ाम दे के आए हैं 2025 में, उन्हें ये पता है कि ये कैपेबिलिटी के अंतर्गत क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि कंपेटिबिलिटी का अर्थ क्या होता है। सॉफ्टवेयर प्रयोक्ता के लिए सही काम कर रहा है, यह जॉब को हैंडल करने के लिए वर्सेटाइल है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर चलने समर्थ है, सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर के साथ ही चल रहा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो कंपेटिबिलिटी का अर्थ होता है जो सॉफ्टवेयर पहले आपने इंस्टॉल किया गया है वो सही तरीके से साथ में आपका काम कर रहा है। यानी सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर के साथ में प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कंपेटिबिलिटी। इम्पोर्टेंट शब्द है, ध्यान रखना। जो इम्पोर्टेंट शब्द है मैंने उनको इंग्लिश में ही लिखा है कंप्यूटर को बेसिकली, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और आपके BPO के एग्ज़ाम में आया हुआ है। अच्छा, BPO से ध्यान समझ लीजिए क्योंकि ऑलरेडी डेट इसकी अनाउंस हो चुकी है। आप कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर DB कब हो सकता है, तो इसका जो DB है आपको ऑनलाइन कराना है। पहले क्या कराना है? पहले ऑनलाइन DB इसका कराना है। उसके अंतर्गत आपकी ऑलरेडी डेट मेंशन कर दी गई है कि 7 अप्रैल से ही स्टार्ट हो गए थे। 7 अप्रैल से लेकर आपकी यहाँ पर 6 मई तक की डेट दे रखी है कि आपको अपने जो फाइनल डॉक्यूमेंट हैं वो उसके अंतर्गत आपको अपलोड करने हैं। इससे जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है आपकी, उससे संबंधित वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है। आप उस वीडियो को जाकर डिटेल में देख सकते हैं कि किस तरह से अपलोड करने हैं, कौन कौन से एफिडेविट लगाने हैं, इस तरह की भाषाओं को या फिर इस तरह के कंसेप्टों को उस वीडियो में पूरा समझाया गया है। ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था।
था, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसलिए मुझे भी याद आ गया कि हाँ बीपीओ की डीबी का डेट भी आ चुका है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4। कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? उलझन पूर्ण समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है, प्रक्रिया की गति बहुत ऊंची है, स्मृति की संग्रह क्षमता अधिक है, इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देश की संपूर्ति को यह स्वयं ही सुधार सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका कि क्या बोला गया, देखो कंप्यूटर के संबंध में कौन सा कथन आपका ठीक नहीं है, मतलब आपका गलत पूछा है। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कई बार आया हुआ है और आगे भी आता रहेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो उलझनपूर्ण समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकता है, कंप्यूटर की ये क्वालिटी है, बिल्कुल ठीक है। प्रक्रिया की बहुत अधिक गति होती है, ये भी सच बात है कि बहुत ज़्यादा गति से करता है वो गणना। स्मृति संग्रह क्षमता अधिक होती है, ये बात भी सही है, कैपेसिटी अधिक होती है। इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देश की संपूर्ति को यह स्वयं ही सुधार सकता है, ये गलत है, क्योंकि कंप्यूटर कोई भी चीज़ स्वयं नहीं करता है, उसे कमांड देने की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं? सटीकता, विश्वसनीयता, बहुकौशल, अविराम, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से समझना है। इनमें से कौन सा गुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाता है, वर्सेटिलिटी को दर्शाता है, तो वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3 बहुकौशल। बहुकौशल को इंग्लिश में बोलते हैं वर्सेटिलिटी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि लचीले व्यवहार के लिए कौन सा आपका संबंध है, तो वो है आपका वर्सेटिलिटी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? एग्जीक्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन अक्सर करके कई बार पूछा गया है कि सर ये जो आपका कंप्यूटर होता है क्या नहीं कर सकता है, तो कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है, तो वही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा कार्य नहीं कर सकता है, तो वो आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता, समझ करने की उसके अंतर्गत क्षमता नहीं है। जो भी आप कमांड देंगे उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है, एग्जीक्यूटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, लेकिन वो अंडरस्टैंड नहीं करता। यहीं पर आपकी मैन और एआई वगैरह पूरे के पूरे यहाँ पर क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं इंसान से, क्योंकि इंसान के पास अंडरस्टैंड करने की क्षमता होती है जबकि इसके अंतर्गत नहीं होती। निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता है? शुद्धता, गति, विश्वसनीयता, सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर की विशेषता कौन कौन सी हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। क्योंकि आप सभी को पता है कंप्यूटर के अंतर्गत आपकी एक्यूरेसी होती है, शुद्धता होती है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ शब्द नहीं समझ में आते, हिंदी में नहीं आते, तो मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ। गति, उसकी स्पीड अच्छी होती है गणना करने की, बिल्कुल, और विश्वसनीयता होती है, ट्रस्टवर्दी उसकी इन्फॉर्मेशन आपकी होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है अपनी गति, शुद्धता, स्मृति, उपरोक्त सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि जो कंप्यूटर होता है वो अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त करता है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। क्योंकि उसकी गति मेंशन होती है, एक्यूरेसी होती है, और स्टोरेज आपकी मेंशन की जाती है। ध्यान रखना है इन शब्दों को, इंग्लिश में भी आप याद कर लीजिएगा। अगर ना कोई प्रॉब्लम हो तो इसको हम स्पीड बोलते हैं, ये आपकी एक्यूरेसी होती है, क्योंकि एक्यूरेसी होना बहुत कंपलसरी है और स्टोरेज का होना भी बेहद कंपलसरी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है? आयोनिक, एडविक, एडिसन, यूनिवैक, या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका 10+2 SSC स्टेनोग्राफर लेखपाल सभी प्रश्नों में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे पहले जो संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है उसका नाम आपका क्या है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 ENIAC।
अब ENIAC की आपको फुल फॉर्म लर्न करना बेहद आपके लिए ज़रूरी है। इसका आविष्कार कब हुआ था, किसने के द्वारा आविष्कार किया गया था, एक एक करके उसे भी पढ़ेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है पहले इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। इसको फुल फॉर्म होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक, N फॉर होगा आपका न्यूमेरिकल, और I से है आपका इंटीग्रेटेड। देखिए इसी तरह से आपको फुल फॉर्म लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि एक एक A फॉर है आपका एंड, C फॉर आपका क्या हो जाएगा, कैलकुलेटर। तो इस तरह से इसकी ये फुल फॉर्म होती है। इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, आविष्कार कौन करता है, खोज कौन करता है, तो 1946 ईस्वी में इसको बनाया गया था। किसके द्वारा, तो ये बनाया गया था आपका JP एकर्ट के द्वारा। ये चीज़ें भी आपको लर्न करनी है। ये किस आधार पर बेस्ड है, तो ये बेस्ड है आपके एलन ट्यूरिंग के सिद्धांत पर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी, जॉन वॉन एन, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, जॉन मैचली, या फिर इनमें से कोई नहीं। बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि जो आपका स्टोर्ड प्रोग्राम है, कि प्रोग्रामों को भी हम स्टोर कर सकते हैं, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1, जॉन वैन एन, यानी एन फॉर यहाँ पे न्यूमैन है। ये चीज़ आपको याद रखना है। इनके द्वारा इसकी अवधारणा दी गई थी। कब दी गई थी इसकी अवधारणा, तो 1940 ईस्वी में इसकी अवधारणा दी गई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। गणना यंत्र एबेस्कस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, चीन, भारत, अमेरिका, जापान, या इनमें से कोई नहीं। बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ध्यान रखिएगा। एक आपने बचपन से ही पढ़ते होंगे, उसमें कुछ रिंग्स ही होती हैं एबेस्कस। यहाँ पे क्या है कि गणना यंत्र एबेस्कस का आविष्कार किसके द्वारा सबसे पहले किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे जो एबेस्कस है आपका, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चीन के द्वारा इसे का आविष्कार किया गया है, ऐसा हम मानते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर एबेस्कस होता क्या है। तो आपने अक्सर करके इस तरह का एक बॉक्स देखा होगा जिसमें ऐसी लाइनें होती हैं एबेस्कस में, और गणना करने के काम ये आता है। सॉरी, इसमें क्या होती हैं, आपकी रिंग्स फंसी होती हैं, जिन्हें हम ऊपर नीचे करके बनाते हैं। देखिए इस तरह से आपका एबेस्कस होता है। अगर आपने कभी गौर किया हो इस चीज़ पर, बचपन में इसको हम कैलकुलेट करने के लिए भी हमने यूज़ किया है। मैथ की बहुत ही सिंपल इसकी गणनाएँ की जाती हैं इससे, और बहुत फास्ट हो जाती है। आप उंगलियों में गणना कर सकते हो। इसे हम क्या कहते हैं, एबेस्कस कहते हैं। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1, चीन ने इसकी सर्वप्रथम आविष्कार किया था। एबेस्कस का उपयोग किया जाता है व्यापारिक गणनाओं में, जोड़ में, घटाना में, सभी में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या क्या बोला गया है, देखिए जो आपका एबेस्कस होता है उसका प्रयोग किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी में, क्योंकि इसका एडिंग में भी होता है, माइनस करने में भी होता है, जितने भी कैलकुलेशंस होती हैं उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। पास्कल एडिंग मशीन बनाने वाले ब्लेज पास्कल किस देश के निवासी थे, अमेरिका, जर्मनी, रूस, जापान, या फिर फ्रांस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि उन्होंने क्या किया था, एक मशीन बनाई थी पास्कल एडिंग मशीन। किसके द्वारा बनाई गई थी, ब्लेज पास्कल के द्वारा। किस देश के निवासी थे, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 5, ये फ्रांस से बिलोंग करते थे। इन्हीं के नाम पर ध्यान रखिएगा, एक लैंग्वेज का नामकरण भी किया गया है जिसका नाम है आपका पास्कल लैंग्वेज। इन्हीं के नाम पर आपकी लैंग्वेज बनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 5। प्रयोगशाला समीर की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1981, 1982, 1984, 1985, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये इंडिया से बिलोंग करती है प्रयोगशाला, इसलिए बेहद आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, सही आंसर क्या है, जो प्रयोगशाला है आपकी समीर,
इसकी स्थापना किस वर्ष की गई है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1984 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, इसका जो प्रयोग किया गया है वो अनुसंधान, रिसर्च, डिजाइन बनाने में, डेवलपमेंट करने में, इन चीज़ों के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है हैदराबाद, नोएडा, चेन्नई, कोलकाता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार आपके यूपी एग्जाम में पूछ चुकी है, यूपीपीसीएस पूछ चुकी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। अगर आप थोड़े से भी आपने पढ़ा लिखा हुआ है थोड़ा सा भी, तो आपको पता होगा कि भारत की जो सिलिकॉन वैली होती है उसे हम कहते हैं बेंगलुरु। बेंगलुरु को कहा जाता है, जो कि कर्नाटक की आपकी राजधानी है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 5। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है अहमदाबाद, देहरादून, श्रीहरिकोटा, आगरा या फिर इनमें से कोई नहीं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ये सर देहरादून में आपका स्थित है, जो कि राजधानी है आपके उत्तराखंड राज्य के। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता। कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, आउटस्टैंडिंग, आउटपुटिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर आपसे ये बेसिक नॉलेज से क्वेश्चन है आपके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो कंप्यूटर कौन सा कार्य इनमें से नहीं करता है, तो सर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, क्योंकि उसके अंतर्गत आपका कोई भी दिमाग नहीं होता है। कंप्यूटिंग करता है, बिल्कुल है। प्रोसेसिंग करता है, बिल्कुल है। रिजल्ट निकाल के देता है। आउटपुटिंग करता है, बिल्कुल करता है। सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से आपका 3, क्योंकि इसके अंतर्गत कोई भी माइंड नहीं होता है सर, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता। कंप्यूटिंग पावर दी गई मात्रा की लागत कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ नाटकीय ढंग से उतनी ही रही है, अर्थव्यवस्था के साथ समानुपात में बदली है, बढ़ गई है, घट गई है या फिर इनमें से कोई नहीं। अब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए क्या ही हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो आपकी कंप्यूटिंग पावर है आपकी, उसकी मात्रा की लागत जो कॉस्टिंग होती है कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की प्रगति में, उसके साथ नाटकीय ढंग से क्या हुआ है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4, घट गई है। यानी जो कंप्यूटर पहले करोड़ों रुपए में बन रहे थे, अब क्या हो गया, कम में बन जाते हैं, क्योंकि अब चीज़ें आधुनिक आपकी हो चुकी हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में या फिर इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखिएगा। वैक्यूम ट्यूब का यानी जो निर्वात ट्यूब होती है उसका प्रयोग हुआ था कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग आपका हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रख के इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, इससे संबंधित सारी चीज़ों को समझ लीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में क्या क्या प्रयोग हुए हैं, कब से कौन सी जनरेशन आपकी मानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट हुई थी आपकी 1942 से लेकर आपकी 1955 तक इसका समय चला था फर्स्ट जनरेशन का। जनरेशन के अंतर्गत आपके जो कंप्यूटर का आकार था वो बहुत ज़्यादा लार्ज कंप्यूटर हुआ करते थे उस समय। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बेहद इम्पोर्टेंट है। और उसमें आपका वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया है। ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको लर्न करनी है। तो आपकी फर्स्ट जनरेशन हो जाती है 1942 से 1945 के अंतर्गत। वहीं अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करते हैं सर, इसका टाइम पीरियड क्या रहा होगा, तो ये 1955 से लेकर 1964 के बीच में इसका टाइम पीरियड आपका रहा है। और सेकंड जनरेशन में हमने प्रयोग किया है वैक्यूम ट्यूब के बाद में ट्रांजिस्टर।
ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बेहद इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। ट्रांजिस्टर का प्रयोग हमने किया था, रिप्लेस कर दिया हमने वैक्यूम ट्यूब को। वहीं अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करते हैं तो थर्ड जनरेशन का जो समय रहा है वो 1964 से लेकर आपका रहा है 1975 तक। अब 1975 में हमने थर्ड जनरेशन में क्या यूज़ किया था, तो हमने थर्ड जनरेशन में यूज़ किया था इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या यूज़ किया है? इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किया है, ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही हम बोलते हैं आईसी का प्रयोग किया है हमने थर्ड जनरेशन में। जबकि अगर हम फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं तो वर्तमान में 1975 से लेकर आपका प्रेजेंट यानी वर्तमान तक आपकी फोर्थ जनरेशन आपकी चल रही है, कंटिन्यू है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, बेहद इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसके अंतर्गत हम क्या प्रयोग कर रहे हैं? इसके अंतर्गत हम प्रयोग कर रहे हैं सर माइक्रो प्रोसेसर का। ध्यान रखना है, ऐसी चीज़ें जो माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित होती हैं फोर्थ जनरेशन में आपके प्रयोग की जा रही हैं। अगर हम पाँचवीं पीढ़ी की बात करते हैं, फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं, ध्यान रखना है फिफ्थ जनरेशन भी आपकी मेंशन नहीं है इसमें, लेकिन प्रारंभ हो चुकी है। वो भी आपकी प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर यानी प्रेजेंट में कंटिन्यू है, जिसमें हम बात करते हैं एआई की बात करते हैं, इंटेलिजेंस पर जितनी भी आपकी बेस्ड चीज़ें होती हैं उसकी बात यहाँ पे की जाती हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बेसिक है, बेसिक चीज़ें आपको लर्न करनी है, ऐतिहासिक चीज़ें हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आपका हर बार आपका बनता ही बनता है, चाहे आप बीपीओ के पेपर दे रहे हो, वीडियो के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप हिस्ट्री का एग्ज़ाम दे रहे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे, ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ के बेसिक स्ट्रक्चर को आपका समझना बेहद ज़रूरी है। मैंने इसमें थोड़ा सा टाइम आपका लिया हुआ है, तो पेशेंस के साथ में इस क्लिप को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप इन चीज़ों को समझ सकें। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन के आंसर पर। क्वेश्चन में पूछा गया था कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कब हुआ था, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट जनरेशन में। एनियाक की खोज किसके द्वारा हुई थी? देखिए यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा रखा है, जो आपका एक एनियाक कंप्यूटर है उसकी खोज आपकी हुई थी फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में, फिफ्थ जनरेशन में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 फर्स्ट जनरेशन में इसकी आपकी खोज की गई थी। क्योंकि आप सभी को पता है जो एनियाक कंप्यूटर है वो फर्स्ट जनरेशन में आपका बना हुआ था, क्योंकि इसकी जो बना था ये 1944 से लेकर 1942 से लेकर आपके 1955 इसका टाइम पीरियड है, जबकि एनियाक कंप्यूटर आपका बना था 1946 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 1। एनियाक का विस्तारित रूप है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब इसका विस्तारित रूप पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जो एनियाक कंप्यूटर है एनवैक कंप्यूटर है आपका, उसका विस्तारित फुल फॉर्म क्या है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका विस्तारित फॉर्म है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था मैनियॉक, एनियॉक, यूनिवॉक, एडसॉक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वाणिज्यिक यानी देखिए एक एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वाणिज्य को हम बोलते हैं कॉमर्स क्षेत्र में। क्या है आपका कि कॉमर्स क्षेत्र के लिए आपका सबसे पहले उपलब्ध कराया गया कंप्यूटर कौन सा था, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। जो यूनिवॉक कंप्यूटर है उसको सबसे पहले प्रदान किया गया था कॉमर्शियल यूज़ के लिए, और उसको बोलते हैं हम एनिवॉक। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 3। कब दिया गया था ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखना है 1951 में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? USA में। किसके लिए दिया गया था? तो वहाँ की जनगणना करने के लिए दिया गया था। अब एक एक पॉइंट आपका क्लियर है, इससे संबंधित ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3।
यूनिवैक एंड एनवैक कंप्यूटर उदाहरण है प्रथम पीढ़ी के, द्वितीय पीढ़ी के, तृतीय पीढ़ी के, चतुर्थ पीढ़ी के या फिर इनमें से कोई नहीं। अब जब इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं बेहद इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, ध्यान रखिएगा। तो जो आपके यूनिवैक आपका कंप्यूटर है चाहे वो एनवैक कंप्यूटर है वो उदाहरण है आपकी फर्स्ट जनरेशन के। अब थोड़ा सा फर्स्ट जनरेशन के बारे में समझ लीजिए। इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो 1942 से लेकर इसका जो टाइम पीरियड है 1955 तक है। अब उस समय किसका प्रयोग किया जा रहा था, तो उस समय प्रयोग किया जा रहा था आपके वैक्यूम ट्यूब का। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है, बेहद इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। ऑटोमेटिक कैलकुलेटर किस पीढ़ी का उदाहरण है, प्रथम पीढ़ी का, द्वितीय पीढ़ी का, तृतीय पीढ़ी का, चतुर्थ पीढ़ी का या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर की, कि कौन सी जनरेशन का आपका है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन का है ऑटोमेटिक कैलकुलेटर जो उदाहरण है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब, VLSI, ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या फिर इनमें से कोई नहीं। बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका किस तरह से पूछा जा सकता है, देखिए दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रयोग किया गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सर ट्रांजिस्टर का प्रयोग उसके अंतर्गत आपका किया गया है। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया है आपकी फर्स्ट जनरेशन में, ध्यान रखना है। वहीं सेकंड में प्रयोग किया गया है आपका ट्रांजिस्टर का। थर्ड में प्रयोग किया गया है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का, ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका थर्ड में आएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं VLSI की तो ये आपका किया गया है फोर्थ में। इनको भी आपको लर्न करना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया था, मशीन भाषा, असेंबली भाषा, ट्रांजिस्टर, सर्किट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन हो सकता है कि डायरेक्ट ना पूछे, वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया था सेकंड जनरेशन में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आपका ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। लेकिन ट्रांजिस्टर को भी किसने रिप्लेस कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ने। तो ये आपका थर्ड जनरेशन से बिलोंग करेगा, ये आपका सेकंड से बिलोंग करेगा और वैक्यूम ट्यूब आपका फर्स्ट जनरेशन से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन का है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या फिर इनमें से कोई नहीं। बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जो इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर है आपका कौन सी जनरेशन का है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सर ये सेकंड जनरेशन का है और इम्पोर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कब हुआ था, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। अब इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था, कौन सी जनरेशन में किया गया था। ध्यान रखना है जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कब प्रयोग किया गया है, सेकंड जनरेशन में इनका प्रयोग आपका किया गया है। सेकंड जनरेशन ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम। जिसे हम कौन कौन से होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आपका विंडो हो गया और मोस्टली आप एंड्रॉयड फ़ोन का तो यूज़ आप करते ही हैं, वो भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया, रूस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका डिजिटल कंप्यूटर है उसका आविष्कार किसके द्वारा आपका किया गया है। तो जो आपका डिजिटल कंप्यूटर है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा सर्वप्रथम इसे बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, ट्रांजिस्टर, फाइबर ऑप्टिक्स, इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे बात की जा रही है आपके थर्ड जनरेशन की कि तीसरी पीढ़ी का जो मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है सर, कंपोनेंट है, वो कौन सा है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसे हम क्या कहते हैं, IC भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं जो ट्रांजिस्टर है आपका किस में प्रयोग किया गया था, सेकंड जनरेशन में प्रयोग किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब ना करके यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब कर लीजिए, तो ये किया गया था आपके फर्स्ट जनरेशन में।
इस तरह से आपको चीज़ें लर्न करनी है। फाइबर ऑप्टिक्स आपका 4th जनरेशन में है आपका। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 4। कंप्यूटर में आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिसिटी, इंटीग्रेटेड आपका इंटरनल सर्किट, या फिर इनमें से कोई नहीं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कंप्यूटर में आईसी का फुल फॉर्म होता है उसे कहते हैं हम इंटीग्रेटेड सर्किट। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। किसका बना होता है इंटीग्रेटेड सर्किट? तो ध्यान रखिएगा, वो आपका सिलिकॉन का बना होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और सिलिकॉन क्या है आपका? सिलिकॉन आपका सेमीकंडक्टर है। तो क्या है? सेमीकंडक्टर है, ये आपको याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। सिलिकॉन की परत इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? वॉन न्यूमैन, रॉबर्ट नोई, जी.एस. किल्बी, चार्ल्स बेबेज, या फिर इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट होता है वो बना होता है सिलिकॉन का, लेकिन सर्वप्रथम उसे किसके द्वारा बनाया गया था? क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3, जे.एस. किल्बी के द्वारा इसे आपका बनाया गया है। कब बनाया गया है इसे, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। 1958 में इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ध्यान रखिएगा, कब? 1958 में इसको निर्माण किया गया था इनके द्वारा। इन्हें इस खोज के लिए आपका नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, और नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था आपका 2000 में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आईसी का वर्गीकरण आधार है ट्रांजिस्टर की संख्या, उत्पादक कंपनी, कंप्यूटर का प्रयोग, डायोड की संख्या, फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो आईसी का वर्गीकरण होता है वो किस आधार पर है? तो यहाँ पर जो आपका आईसी का जो वर्गीकरण का आधार है वो है ऑप्शन नंबर आपका 1, ट्रांजिस्टर की संख्या पर आपका ये डिपेंड करता है। अब हम एक एक करके देख लेंगे इसको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बेसिकली जो आईसी का वर्गीकरण है वो कितने भागों में डिवाइड किया है हमने, तो ध्यान रखना। जो आईसी का वर्गीकरण है वो आपके 5 टाइप्स के आपके होते हैं। अब वो कौन कौन से 5 टाइप्स हैं वो भी एक एक करके हम देख लेते हैं। नंबर 1 पर है आपका एसएसआई है आपका। क्या है? एसएसआई है। तो इसे हम बोलते हैं स्मॉल स्केल, क्या बोलते हैं? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपकी फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं। जो दूसरे नंबर का है वो है आपका एमएसआई। क्या है आपका? एमएसआई है। स्मॉल की जगह आपका शब्द हो जाएगा मीडियम। क्या हो जाएगा? मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। जो आपका थर्ड है वो है आपका एलएसआई। एलएसआई का मतलब हो जाएगा यहाँ पे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जो नेक्स्ट 4th है आपका, ध्यान रखना है, एक एक बेहद चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो है आपका वीएलएसआई, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जो सबसे लास्ट है वो है आपका यूएलएसआई, यानी अल्ट्रा लार्ज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट है। 5 टाइप्स के हमने यहाँ पे वर्गीकरण इसका देखा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, ट्रांजिस्टर की संख्या पर डिपेंड करता है आईसी का वर्गीकरण। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर कई बार ये पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। जो आईसी चिप होती है किस पदार्थ की आपकी बनी होती है? सिलिकॉन, क्रोमियम, सीसा, सोना, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये सर सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन आपका क्या होता है? सिलिकॉन आपका सेमीकंडक्टर होता है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1। सिलिकॉन क्या है? कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, या इनमें से कोई नहीं। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जो सिलिकॉन होता है वो सेमीकंडक्टर आपका होता है, जिससे क्या बनती हैं आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट ऑफ कंप्यूटर।
सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप हैं कंप्यूटर रैम के, कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के, कंप्यूटर माइक्रोचिप के, या ऑल ऑफ दिस, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका क्या है, जो सेलेरॉन है आपका, पेंटियम है, कोर है, वो क्या है, तो वो आपके कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर है सेलेरॉन, पेंटियम और कोर। सामान्य ताप क्रम पर सिलिकॉन डायोड का रोचिका विभव क्या होता है, 0.7 विभव, 0.3 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखिएगा। सामान्य ताप पर जो सिलिकॉन डायोड होता है उसका जो रोचिका विभव होता है वो कितना होता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 0.7 वोल्ट आपका होता है। अब ये जो रोचिका विभव है वो क्या है, उसे हम बोलते हैं वेरियर पोटेंशियल। क्या है, यानी वेरियर करता है वो आपकी चीज़ों को रोकने की, जो उसके अंतर्गत पोटेंशियल होता है उसे हम कहते हैं रोचिका विभव। पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल जो होता है आपका सामान्य ताप पर 0.7 वोल्ट। तृतीय जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का अधिकतम मेमोरी साइज होती है 4GB, 16MB, 16GB, 20MB, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है थर्ड जनरेशन में जो माइक्रो प्रोसेसर है अधिकतम मेमोरी साइज कितना था, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 16MB का अधिकतम उसका मेमोरी साइज था। ये चीज़ आपको याद करनी है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेटेड जो सर्किट होता है इसने थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक चीज़ आप ध्यान रख लीजिए, थर्ड जनरेशन को यहाँ पे हम ढंग से समझ लेते हैं कि थर्ड जनरेशन आपकी क्या है। तो ध्यान रखना है थर्ड जनरेशन का आपको टाइम पीरियड याद होना चाहिए, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही आप उस जनरेशन को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जबकि मैंने एक एक तरीके से सभी चीज़ों को बता दिया, यहाँ पे थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1964 से लेकर 75 तक। इसने रिप्लेस किसे किया था, तो रिप्लेस किया था इसने ट्रांजिस्टर को। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया गया है। हमने यूज़ किसका किया था, आईसी का, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का हमने इसके अंतर्गत प्रयोग किया है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट को और क्या बोलते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ये चीज़ें भी छोटी छोटी चीज़ें हैं बट आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपके पूछे जा सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर है आपका 2। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन में, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के पहले वीडियो हमने 49 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ध्यान रखिएगा ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 2 आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जो कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन से ही संबंधित होगा, जहाँ पर आपके जनरेशन आकार के आधार पर उसको कैसे डिवाइड करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंतर्गत डिवाइड की जाती हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके मेंशन किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा लेखपाल का जो एग्ज़ाम है आपका 21 मई का एग्ज़ाम है, जिसमें से मात्र कंप्यूटर कितना पूछा गया है आप सभी को अगर आपने सिलेबस देखा हुआ है तो उसमें 15 मार्क्स का तो कंप्यूटर ही पूछा गया, सबसे ज़्यादा यही पूछा गया है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान को छोड़ दूं तो एक ही सब्जेक्ट है आपका जो 15 मार्क्स गेन करने के लिए है, तो आपके वहाँ से बेहद इम्पोर्टेंट है कि आपकी तैयारी उसी लेवल पर आपकी होनी चाहिए। इसके अंतर्गत आपके जितने भी PYQ आपके पूछे गए हैं, चाहे वो UPSSC में PYQ पूछे गए हों, चाहे वो UPPSC में पूछे गए हों, कंप्यूटर से बिलोंग आपके जितने भी PYQ पूछे गए हैं उन सभी को इसके अंतर्गत मेंशन किया गया है और अपनी तरफ से भी ऐड कुछ किया गया है। तो ये आपके कंप्यूटर का पहला वीडियो है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको हमें कोई भी सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। अगर कंप्यूटर की ये वीडियो अच्छी चलती है और आगे आप इसको वीडियो को सपोर्ट करते हैं तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, जिससे कि आपके जो लेखपाल के 15 मार्क्स हैं वो अच्छे से आपके सही हो सकें। आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।